पाल कला 7वीं से 11वीं सदी के दौरान पूर्वी भारत में पालों के उदय के साथ न केवल एक नवीन राजनीतिक सत्ता का उद्भव हुआ, बल्कि सांस्कृतिक क्षेत्र में एक नवीन कला की परंपरा का भी उदय हुआ, जिसे पाल कला के नाम से जाना जाता है। पाल शासकों ने अपने उदारवादी संरक्षण में प्राचीन भारतीय कला की सभी विधाओं का को एक नवीन अभिव्यक्ति प्रदान किया। जैसे हम कह सकते हैं कि सिंधु कला के बाद मौर्य कला का विकास हुआ, फिर कुषाण कला, फिर गुप्त कला और फिर पाल कला। एक क्रम था जिन सभी को पाल शासकों ने संरक्षण प्रदान किया और उन्हीं को आगे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाते बढ़ाते पाल कला के रूप में आगे बढ़ाया उसे। इसके संरक्षक थे पाल शासक, जिनमें हम मुख्य रूप से गोपाल, धर्मपाल, देवपाल को ले सकते हैं। साक्ष्य जो इसके प्राप्त होते हैं वो नालंदा से हैं, विक्रमशिला से प्राप्त हुए हैं, उदंतपुरी, सोमपुरा, कुकरीहार से प्राप्त हुए हैं। इसकी विषय वस्तु क्या है? विषय वस्तु में हम बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और लौकिक क्रियाएं, जिसमें समाज की गतिविधियां, रहन सहन, रीति रिवाज, वेशभूषा को चित्रित करेंगे। इसमें प्रयुक्त जो धातु थे वो कौन कौन सी है? कांस्य धातु, बेसाल्ट पत्थर, मिट्टी, ताम्रपत्र, ताड़पत्र, ईंट। कलाकार इसमें है भीमन और विद्यमान। पाल कला का विकास जो है मूर्ति कला, चित्रकला, स्थापत्य कला, इन सभी क्षेत्रों में उसका योगदान रहा है। मूर्ति कला में पालों के संरक्षण में मूर्तियों का निर्माण दो तरह से हुआ। एक, कांस्य निर्मित मूर्तियाँ। कांस्य से निर्मित मूर्तियों में बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण किया गया, जैसे भगवान बुद्ध, बोधिसत्व, तारा देवी की मूर्तियाँ। हिंदू देवी देवताओं एवं देवियों में विष्णु, सूर्य, गणेश आदि का उल्लेख किया जा सकता है। बेसाल्ट पत्थर से निर्मित मूर्तियाँ पाल कलाकारों ने भूरे रंग एवं काले बेसाल्ट पत्थर से भी बुद्ध की और हिंदू धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण किया। पाल मूर्ति कला की विशेषता क्या क्या थी? तो पाल कलाकारों ने मूर्तियों के निर्माण करने के क्रम में सौंदर्य पर अतिशय बल दिया। अधिकांश पालकालीन मूर्तियां लेखयुक्त हैं। पालकालीन मूर्तियों में उनके वस्त्र शरीर से चिपके हुए हैं तथा पारदर्शी हैं। पालकालीन मूर्तियों पर तंत्रवाद का भी प्रभाव देखा जा सकता है। इसकी सीमाएं क्या क्या हैं? इसमें सहजता, सरलता एवं मौलिकता का अभाव है। इसमें मूर्तियों को आभूषण से लाद दिया गया, मतलब कि पूरे रूप से इसे मूर्ति सिर्फ आभूषण का ही ज़्यादातर इस्तेमाल किया गया। पालकालीन मूर्तियों में गुप्तकालीन मूर्तियों की तरह मौलिकता नजर नहीं आती है। मिट्टी से निर्मित मूर्तियाँ पाल काल में कलाकारों के द्वारा मिट्टी से भी धार्मिक और लौकिक दोनों तरह की मूर्तियों का निर्माण किया गया है। बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियों के साथ ही साथ सामान्य जीवन से संबंधित मूर्तियों का भी निर्माण किया गया है, जिसके माध्यम से उस काल के जनजीवन पर, रहन सहन पर, रीति रिवाज पर प्रकाश डाला जा सकता है। चित्रकला पालों के समय में पहली बार प्राचीन भारत में लघु चित्रकला का विकास शुरू हुआ, जो मुगलों के समय में अपनी प्रकाष्ठा को प्राप्त कर लेता है। पाल शासकों ने अपने संरक्षण में चित्रकला के अंतर्गत दो शैलियों का विकास किया। पहला, पांडुलिपि लिपि चित्रकला। पाल कलाकारों द्वारा बौद्ध धर्म से संबंधित धार्मिक साहित्य से उल्लिखित बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं का चित्रांकन किया गया है, मुख्य तौर पर महायान संप्रदाय से संबंधित। साथ ही साथ पाल कला में महायान से संबंधित देवी देवताओं का चित्रांकन किया गया है। उल्लेखनीय है कि गुप्त काल के विपरीत पाल कला में जातक कथाओं को कलाकारों ने अपना माध्यम बनाया। पालकालीन चित्रकला का चित्रांकन ताड़पत्रों पर किया गया है। दूसरा, भित्ति चित्र।
पाल कलाकारों ने अजंता एवं बाघ की तरह भित्ति चित्रकला का विकास तो नहीं किया, लेकिन गुप्तकालीन परंपरा को जीवंत रखा। बिहार के नालंदा में स्थित सराय स्थल से पालकालीन भित्ति चित्रकला का प्रमाण प्राप्त होता है, जहां पर ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित एक चबूतरे के निचले हिस्से पर चित्रांकन किया गया है, जिसमें मनुष्य, पशु एवं फूलों की आकृतियों को सुंदरता के साथ चित्रित किया गया है। पालकालीन स्थापत्य। पाल शासक कला स्थापत्य के उदारवादी संरक्षक थे। उनके द्वारा बौद्ध विहार, मठ, स्तूप, तालाब के साथ ही साथ मंदिरों का भी निर्माण कराया गया। पहला, पाल शासक गोपाल के द्वारा नालंदा में एक बौद्ध विहार स्थापित किया गया है। धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया, जो कि बौद्ध धर्म एवं दर्शन के अध्ययन के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बन गया। धर्मपाल के द्वारा पहाड़पुर के सोमपुरा में एक भव्य बौद्ध महाविहार का निर्माण किया गया, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बृहद है। सोमपुरा स्थित बौद्ध महाविहार में म्यांमार, बर्मा तथा इंडोनेशिया में बनने वाले भवनों को भी प्रभावित किया। पाल शासक देवपाल के समय में जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव के द्वारा नालंदा में एक बौद्ध विहार स्थापित कराया गया, जिसके लिए देवपाल ने 5 गांव दान में दिया था। पाल कला के पतन के लिए निम्न कारकों का उल्लेख किया जा सकता है: राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संसाधनों का अभाव, 13वीं सदी में तुर्की आक्रांता, मोहम्मद बख्तियार खिलजी के द्वारा बिहार तथा बंगाल पर आक्रमण, जिसके द्वारा नालंदा तथा विक्रमशिला के बौद्ध विहारों को नष्ट कर दिया गया, और साथ ही साथ सैकड़ों बौद्ध भिक्षुओं की हत्या कर दिया गया। यद्यपि पाल कला 11वीं सदी में पतनशील हो गया, लेकिन इसके द्वारा न केवल प्राचीन भारत के कला संस्कृति को संजीवनी शक्ति प्रदान किया गया, अपितु प्राचीन भारतीय कला की परंपराओं में एक नवीन अध्याय को भी जोड़ा गया, जो वर्तमान में पाल कला के रूप में प्रतिष्ठित है। ये पाल कला के लिए एक आइडियल आंसर है मेरी तरफ से, मेरा खुद का नोट्स है ये। अब इस पे बीपीएससी कुछ प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चन पूछ चुका है, इसको मैं यहाँ पे रीड कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है 65वें बीपीएससी में, पाल कला तथा भवन निर्माण कला की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए तथा बौद्ध धर्म के साथ उनके संबंध पर भी प्रकाश डालिए। इसके लिए हम ये आंसर लिख सकते हैं: पालकालीन स्थापत्य एवं मूर्ति कला की मुख्य विशेषताएं बताएं। इसके लिए भी पाल कला की प्रमुख विशेषताओं का आलोचनात्मक वर्णन करें। सेम, ये कुछ क्वेश्चन थे जो बीपीएससी पहले पूछ चुका है। और एक बिहार में पाल कला की प्रमुख विशेषताओं का विवरण दे। इन सभी प्रश्नों के लिए मेरे हिसाब से ये आंसर सटीक रहेगा। चलिए, थैंक यू।